Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KBC RPM Mokamagat. Let's start our second unit, Consumer Equilibrium. उपभोक्ता का संतुलन. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे रिसोर्सेस जिनके अल्टरनेटिव यूज़ पॉसिबल होते हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एवरी रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी एक ही रिसोर्स को आप कई ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हर ऑप्शन की एक अल्टरनेट कॉस्ट होती है. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप किसी रिसोर्स को किसी बेस्ट ऑप्शन में, फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको उस रिसोर्स के सेकंड बेस्ट ऑप्शन को सैक्रिफाइस करना होता है. और फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन के लिए जो आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन को सैक्रिफाइस करते हैं, वही फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट होता है. क्लियर है? ये टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज इसका मतलब और क्लियर होती है कि अगर हमें कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए, कोई ऐसा रिसोर्स हमारे पास हो जिस रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल ही ना हो, यानी ऐसा रिसोर्स जिसका केवल एक यूज ही पॉसिबल हो, उसके कोई अल्टरनेटिव यूज ना हो, उसका कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन ना हो, केवल एक ही यूज पॉसिबल हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट जीरो होगी. क्यों? क्योंकि ऐसे रिसोर्स जिसका कोई भी सेकंड यूज अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, तो आपको उसे किसी भी ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में यूज करने के लिए किसी सेकंड बेस्ट ऑप्शन का सैक्रिफाइस नहीं करना होगा. यानी उस रिसोर्स को जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल नहीं है, उसको अपने यूज में, ऑप्शन में यूज करने के लिए आपको कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना होगा, और इसीलिए उसकी अल्टरनेटिव कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी. यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स कि ऐसे रिसोर्सेस जिनके अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल होते हैं, उन्हीं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. ऐसे रिसोर्स जिनके अल्टरनेटिव यूज या मल्टीपल यूज पॉसिबल नहीं होते, केवल एक ही यूज हो सकता है, तो उसकी अल्टरनेटिव कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स? जीरो होगी, क्योंकि उसके लिए आपको जीरो सेक्रीफाइस करना होगा. इसीलिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स? जीरो होगी. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड यूनिट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन. उपभोक्ता का संतुलन. ठीक है? तो इसमें आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम
टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में आपको दो फैक्ट दिख रहे हैं। पहला कंज्यूमर, सेकंड इक्विलिब्रियम। दोनों को एक साथ मिलाया और हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता का संतुलन। क्लियर है? अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले आपको इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा कि हु इज कंज्यूमर एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम। दोनों को आप अगर सेपरेटली समझ जाएंगे तो इनको एक कॉन्सेप्ट में समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर की। स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह की टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, जब हमने स्टैटिस्टिक्स की सेकंड वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने यही डिस्कस किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां हमने डिस्कस किया था कि हु इज कंज्यूमर, हु इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज कंजम्पशन एंड व्हाट इज प्रोडक्शन। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने टेस्ट भी लिया था आप लोगों से और लीड भी डिस्कस किया था। आप लोगों ने इनके करेक्टली और अच्छे से आंसर दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टर्मिनोलॉजी आपको लर्न है, ये टर्मिनोलॉजी आपको अंडरस्टूड है। यहाँ पर मैं फिर से एक शॉर्ट में इनको, जो भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी आएगी मैं शॉर्ट में उसे डिस्कस करता चलूँगा ताकि आप रिकॉल कर सकें, लेकिन उतनी डिटेल में यहाँ डिस्कशन नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर की। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था अ पर्सन हु कंज्यूम्स और हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर satisfaction their his needs और wants। ऐसा कोई भी पर्सन जो अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, हम उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है। अब अगर कोई कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है तो इस परचेज करने के लिए इस पर्सन को कुछ ना कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो परचेज कर पाएगा। तो यहां पर इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंज्यूमर के टर्म को समझना है और यह समझना है कि जब हु इज द कंज्यूमर? अ पर्सन हु परचेज गुड्स, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfying their needs and wants is known as consumer। क्लियर? ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसके आगे थोड़ी सी चीज बता रहा हूं। अगर कंज्यूमर कुछ भी परचेज करता है गुड्स या सर्विसेज को तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की। ये इक्विलिब्रियम क्या है? समानता। ठीक है, जैसे आपने तराजू देखा होगा, तराजू के दोनों पड़लों में वेट रखा जाता है। एक तरफ वेट रखते हैं, दूसरी तरफ हमें जिस आइटम को मेजर करना होता है उसको रखते हैं। और जब दोनों तरफ अगर उनमें आप बैलेंस नहीं करेंगे, वेट ओवर है, आइटम कम है, तो वेट वाला पड़ला नीचे होगा, आइटम वाला पड़ला ऊपर होगा। अगर आइटम ज्यादा है, वेट कम है, तो वेट वाला पलड़ा ऊपर होगा, आइटम वाला पलड़ा नीचे होगा, यानी बैलेंस नहीं होगा। और जैसे ही दोनों का वेट एक समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तराजू क्या करेगा? बैलेंस में आ जाएगा।
दोनों पलड़ों में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी जो अप डाउन का मूवमेंट था वो खत्म हो जाएगा। उसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। या एक पेंडुलम, अगर आप वॉल वॉच देखेंगे तो उसमें पेंडुलम रहता है, पेंडुलम हिलता रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऐसे ही आप किसी नॉब के सहारे, नॉब की हेल्प लीजिए, एक कील की हेल्प लीजिए और उसमें धागे में एक बेट को, जैसे मान लीजिए ये एक पिन है और हमने ये थ्रेड लिया और इसमें यहाँ पर बेट बांध दिया, पेंडुलम, ठीक है, और इसको यहाँ लाके पकड़ा, यहाँ लाके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मूवमेंट करेगा, फिर से यहीं जाएगा, ठीक है, फिर इधर आएगा और फिर इस तरह से मूवमेंट करने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये फिर से इस मूवमेंट को कम करते हुए इस तरह से आकर दोबारा अपनी प्रीवियस सिचुएशन में यहाँ पर फिर से स्टॉप हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, यानी मोमेंट का खत्म हो जाना, मोमेंट का रुक जाना क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसी इक्विलिब्रियम टर्म का इकोनॉमिक्स में भी यूज किया गया है, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम का यूज का मतलब मूवमेंट का रुक जाना नहीं है, मूवमेंट का बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, अब ये बैलेंस किसका, तो देखिए पहली चीज स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई यहां पर कि कोई कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है तो परचेज करने के बाद वो कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, ठीक है, और जब परचेज करेगा तो उस गुड्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन में यूज करेगा। कंजम्पशन क्या है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर गुड्स एंड फॉर सेटिस्फैक्शन देयर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जब हम गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं उसे कंजम्पशन कहते हैं, और जब परचेज करते हैं तो कंज्यूमर होते हैं। तो हमने परचेज एज ए कंज्यूमर गुड्स को परचेज कर लिया, अब हमें क्या करना है, उनको कंज्यूम करना है। और जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको कंजम्पशन से कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब कंज्यूमर क्या करेगा कि उस पर्सन ने, उस कंज्यूमर ने जो गुड्स को परचेज करके जो पेमेंट किया है और गुड्स को परचेज करने के बाद जब कंज्यूम करके उसे जो सेटिस्फैक्शन मिला है, अगर उसकी नज़र में दोनों की वैल्यू इक्वल है कि जितना उसने पेमेंट किया उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो दोनों का बैलेंस इक्वल होगा। और इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जब कोई पर्सन, देखिए यहाँ क्या पेमेंट कर रहा है तो क्या हुआ, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, अपने मनी का सैक्रिफाइस करेंगे आप जब कुछ परचेज करेंगे। और जब आप कंज्यूम करेंगे उस किसी गुड्स को, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ गेन होगा। यहां पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं उस गुड्स का तो आपको कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। और जब आपका सैक्रिफाइस और आपका गेन दोनों इक्वल होंगे तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और अगर आपने जो पेमेंट किया और उस पेमेंट्स के बाद आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिला, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, कंज्यूमर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, अब अपनी सिचुएशन में चेंज करना वो नहीं चाहेगा। लेकिन
अगर आपका पेमेंट ज़्यादा है और सेटिस्फैक्शन कम है, यानी पेमेंट इज ग्रेटर देन सेटिस्फैक्शन, तो क्या इस सिचुएशन में आप कंजम्पशन करेंगे? या कोई भी रेशनल कंज्यूमर इस सिचुएशन में कंजम्पशन करेगा कि उससे पेमेंट ज़्यादा करना हो रहा है जबकि सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है? जैसे आपने एक पेन खरीदा, 100 रुपये का पेन खरीदा, एक पेज लिखा और ख़त्म हो गया, क्या सेटिस्फैक्शन है उसमें? दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं? और अगर नहीं है तो क्या करेंगे? आप कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे ना, यानी आपके कंजम्पशन में मूवमेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, इसलिए आप कंजम्पशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ठीक है। दूसरी सिचुएशन स्टूडेंट्स, अगर आप आपका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, उसके लिए आपको पेमेंट कम करना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने कंजम्पशन को बढ़ाते ही जाएंगे, कंजम्पशन को इंक्रीज करते ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कम पैसा देकर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप रुकेंगे क्या? बोलिए। शायद एक रेशनल कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन में कभी स्टॉप नहीं होगा। जब तक उसे उसके पेमेंट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो कंजम्पशन को इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी दोनों ही सिचुएशन में स्टूडेंट्स, जब पेमेंट इज ग्रेटर देन सेटिस्फैक्शन एंड व्हेन पेमेंट इज लेस देन सेटिस्फैक्शन, दोनों ही सिचुएशन में कंज्यूमर क्या होगा? अपने कंज्यूमर बिहेव को, अपने कंजम्पशन को स्टॉप नहीं करेगा, अपने कंजम्पशन को स्टॉप नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे ये सिचुएशन मिल जाए कि पेमेंट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन हो जाए, पेमेंट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन हो जाए, स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर अब अपनी सिचुएशन में चेंज करना नहीं चाहेगा, अपने कंजम्पशन पैटर्न में चेंज करना नहीं चाहेगा। क्यों? हो सकता है कि जब उसके पेमेंट उसके सेटिस्फैक्शन के इक्वल हैं, उसके बाद भी अगर वो कंजम्पशन कंटिन्यू करता है, तो हो सकता है कि उसे लॉस की कंडीशन मिल जाए। या और बढ़ाता है तो जो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये था, उस लेवल से और कम हो जाए। तो इस सिचुएशन में जब स्टूडेंट्स का सेक्रीफाइस उसके गेन के बराबर हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स कंज्यूमर अपनी सिचुएशन में, अपने कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज करना नहीं चाहता। लेकिन जब तक कंज्यूमर का सेक्रीफाइस उसके गेन के इक्वल नहीं है, वो अपनी सिचुएशन में, अपने कंजम्पशन पैटर्न में कंटिन्यू चेंज करता रहेगा। और जब कंटिन्यू चेंज होता रहेगा कंजम्पशन पैटर्न में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं होगा। और अगर उसके पेमेंट उसके सेटिस्फैक्शन के इक्वल हैं, तो वो अपने कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज करना नहीं चाहेगा, और कंज्यूमर उस सिचुएशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या कहलाती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाती है। और जब ये सिचुएशन आ जाती है स्टूडेंट्स, जब इस कंज्यूमर के पेमेंट्स जो हैं, कंज्यूमर के जो पेमेंट्स हैं उसके सेटिस्फैक्शन के इक्वल हो जाते हैं, इसी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? मैक्सिमम
हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल कहा जाता है, मैक्सिमम हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पैटर्न में चेंज नहीं करेगा, इसके बाद सेटिस्फैक्शन को और नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। और इस मैक्सिमम हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल को ही हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? देखिए यही सब यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले देखिए, अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। बताया था मैंने, कौन कंज्यूमर कौन है? हु परचेज, हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। क्लियर? He takes decisions with regard how to get maximum satisfaction by using their limited resources. और इसके लिए वो क्या करता है? बताइए। आपके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको 100 रुपीज दे देता हूं, यानी आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हो गए, आपको मार्केट जाना है, ठीक है, फ्रूट्स खरीदने हैं, मान लीजिए फ्रूट्स खरीदने हैं, तो आप क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, जहां पर आपको फ्रूट शॉप दिखी, फ्रूट खरीद के चले आते हैं। जनरली तो मैं ऐसा नहीं देखता, मैं भी ऐसा नहीं करता, और शायद आप भी ऐसा नहीं करते होंगे। आप मार्केट जाते हैं और जितनी फ्रूट शॉप हैं सब पर प्राइस ट्राई करते हैं और उस शॉप से खरीदते हैं जिस शॉप पर आपको 100 रुपीज में मैक्सिमम फ्रूट्स मिल जाएं। कोई भी रेशनल पर्सन हो, कोई विवेकशील पर्सन हो जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल ना हो, तो वो हमेशा चाहेगा कि उसके पास जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न किया जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेंड किया जाए। हम घर से 100 रुपीज लेके निकलते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 1 kg एप्पल लेना है एंड 1 kg ऑरेंज लेना है, ठीक है। मार्केट पहुंचते हैं, मार्केट जाके पता चलता है कि एप्पल तो बहुत चीप है, आज एप्पल बहुत सस्ता है, ऑरेंज बहुत महंगा है। तो हम क्या करते हैं? हमारा जो डिसीजन था हम उस डिसीजंस को चेंज कर देते हैं, एप्पल ज़्यादा खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है, और ऑरेंज को हम कम खरीद लेते हैं क्योंकि वो महंगा है, ताकि हमारे जो लिमिटेड रुपीस थे, लिमिटेड रिसोर्स थे, उससे मैक्सिमम फ्रूट्स खरीदे जा सकें, ठीक है। तो वही यहां लिखा, ही टेक्स डिसीजन विद रिगार्ड्स हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग देयर लिमिटेड रिसोर्सेस। यानी कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज को परचेस करता है और इसके लिए वो इस कंज्यूम्पशन के लिए, इस परचेजिंग के लिए बहुत सारे डिसीजंस करता है, बहुत सारे डिसीजंस लेता है, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। और कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए जो जो डिसीजंस लेता है उन सभी डिसीजंस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। यानी कंज्यूमर का अपने कंजम्पशन पैटर्न को लेकर क्या बिहेव करेगा, कंज्यूमर का अपनी कंजम्पशन आइटम्स को परचेज करने के लिए
उनके साथ वो कौन कौन से डिसीजंस लेगा, क्या व्यवहार होगा, क्या बिहेव होगा, इन्हीं को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए जो भी डिसीजंस लेगा, जो भी एक्टिविटीज करेगा, वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी डिसीजंस को क्या कहा जाएगा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स? कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी कंज्यूमर ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी आपको बताया, आप भी, हम भी, या मार्केट में, सोसाइटी में जो भी लोग हैं, हर पर्सन का, अगर वो नॉर्मल, हम एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहे, ठीक है? एबनॉर्मल मीन्स ऐसे पर्सन जो सोशल रूल्स एंड वैल्यूज से अलग काम करते हैं, जो मेंटली फिट नहीं हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उनसे अलग हैं, उनकी बात इकोनॉमिक्स कभी नहीं करता। इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली नॉर्मल पर्सन, नॉट एबनॉर्मल पर्सन। जैसे कोई पर्सन है ड्रिंक करता है, कोई पर्सन है मेंटल डिसेबल है, कोई पर्सन है जो अपने आप को सबसे अलग दिखाने की ट्राई करता है, या ऐसे पर्सन्स जिन्हें सोशल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें संत महात्मा लोग आते हैं, ये सबके बिहेव जो होंगे वो नॉर्मल बिहेव नहीं होंगे। एक मेंटल पर्सन क्या कभी सोशल वैल्यूज पर नॉर्मल बिहेव कर सकता है? एक ड्रिंकिंग किया हुआ पर्सन क्या सोशल वैल्यूज पर नॉर्मल बिहेव कर सकता है? एक साधु संत क्या सोसाइटी की वैल्यूज पे काम करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स ऐसे एबनॉर्मल पर्सन्स को स्टडी नहीं करता। इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली नॉर्मल पर्सन्स, जो सोशल वैल्यूज पर नॉर्मल बिहेव करते हैं। नॉर्मल पर्सन्स को ही इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। और अगर पर्सन नॉर्मल है स्टूडेंट्स, तो हर पर्सन का एक ही ट्राई रहता है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एनी अदर कैटेगरीज में हो, अगर वो नॉर्मल है तो उसका एक ही एफर्ट रहता है कि कम से कम उसे मनी खर्च करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्विसेज मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको गुड्स मिल जाए। यही सबका ट्राई रहता है, हमारा, आपका, सोसाइटी में सबका। और अगर यही ट्राई होगा तो हर कंज्यूमर क्या करेगा? ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ही टेक्स मैनी डिसीजंस अबाउट दिस कंजम्पशन बिहेवियर। और वो टाइम टू टाइम नंबर ऑफ डिसीजंस लेता है अपने कंजम्पशन को लेकर। कभी क्लॉथ्स की परचेज बढ़ा देगा, कभी फूडिंग आइटम्स की परचेज बढ़ा देगा, कभी फूडिंग आइटम जैसे प्याज महंगा हो गया, क्या करते हैं हम, बहुत थोड़ा थोड़ा सब्जी में यूज़ करने लगते हैं, और प्याज सस्ता हो जाता है तो बहुत सारा यूज़ करने लगते हैं। पोटैटो इस समय महंगा है, लोग कम यूज़ कर रहे हैं, सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड एंड सिचुएशन हर पर्सन, हर कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए टाइम टू टाइम वेरियस डिसीजंस लेता है, अपने कंजम्पशन पैटर्न से रिलेटेड नंबर ऑफ बिहेव करता है। ओके, इट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। मैंने अभी आपको बताया इन सभी डिसीजंस को, इन सभी एक्टिविटीज को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स जब कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न करने लगता है, रिसीव होता है बाय यूजिंग देयर रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी कंज्यूमर जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न करने लगता है, ही वांट्स नो चेंज इन देयर कंजम्पशन। वो अपने कंजम्पशन में और कोई चेंज नहीं करना चाहता। ये आप भी जानते हैं और
अपनी सोशल लाइफ में, अपनी खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमें भूख लगी है बहुत तेज से, खाना खाने बैठते हैं। जब तक खाना नहीं खा रहे होते हैं, खाना हमारे सामने होता है और भूख बहुत तेज है, तो हमें लगता है कि आज हम बहुत सारा खाना खा जाएंगे। और जैसे ही खाना स्टार्ट करते हैं, कंजम्पशन ब्रेड्स का, राइसेस का, वेजिटेबल का, जब हम कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं तो क्या हो, जैसे ही कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे आपकी भूख क्या होगी, सेटिस्फाइड होने लगेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा। और जैसे ही आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी भूख कंप्लीटली खत्म हो चुकी होगी, जब आपकी वांट्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो चुकी होगी। क्या उसके बाद भी आप खाना पसंद करेंगे? और हाँ, अगर किया तो क्या होगा, जो खाया है वो भी उलट जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आप उस, जब तक भूख सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी उससे पहले आप रुकेंगे भी नहीं। और जब खाने से आपका पेट भर जाएगा उसके बाद आप खाएंगे भी नहीं, वहीं पर रुक जाएंगे, ना उससे पहले रुकेंगे और ना उसके बाद जाना पसंद करेंगे। क्योंकि पहले रुकेंगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा, और अगर उसके बाद खाएंगे तो आपने जो सेटिस्फैक्शन मिला है, आपको जो खाना आपने खाया है वो भी उलट के बाहर हो जाएगा। यानी जब भी आप कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो अपने कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज करना नहीं चाहता, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उससे पहले भी स्टॉप नहीं होगा और उसके बाद भी स्टॉप नहीं होगा। इसीलिए यहां लिखा है स्टूडेंट्स, ही वांट्स नो चेंज इन देयर कंजम्पशन पैटर्न। यानी जब भी कोई कंज्यूमर अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर पहुंच जाता है, उसके बाद वो अपने कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं चाहता। और ये सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी जब कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए स्टूडेंट्स, जहां पर उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल मैक्सिमम हो चुका हो और उसके बाद वो अपने कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं चाहता हो, उसी सिचुएशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां बात आती है कि वो सिचुएशन कौन सी होगी, वो सिचुएशन कौन सी होगी जहां से कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पैटर्न में चेंज करना नहीं चाहता। यानी कंज्यूमर किस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल में होगा, वो सिचुएशन कौन सी होगी, ये मेन प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। यहां देखिए लिखा भी है, what will be the situation in a consumer will attain the highest maximum satisfaction or consumer equilibrium, this is the main question। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में किस सिचुएशन में होगा, कंज्यूमर को हम कब इक्विलिब्रियम में कहेंगे। हमने कहा ऐसी सिचुएशन जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न कर रहा हो और अपने कंजम्पशन पैटर्न में और चेंज करना नहीं चाह रहा हो, वो क्या होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। लेकिन अब बात ये आती है, वो सिचुएशन कहां पर होगी, कैसे होगी, ये कैसे पता किया जाए, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए कि वो सिचुएशन कौन सी होगी, किस सिचुएशन में कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पैटर्न में चेंज करना नहीं चाहेगा, यानी किस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, उसको स्टडी करने के लिए, उस सिचुएशन को जानने के लिए स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में मेनली दो अप्रोचेज यूज की जाती हैं, जिसे हम एक को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, इफ वी वांट्स टू नो अबाउट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन देयर आर टू मेन अप्रोचेज यूज्ड टू स्टडी कंज्यूमर्स बिहेवियर और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए
या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेज यूज की जाती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच, एक को ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे और उसको फिनिश करने के बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को अच्छे से देखिए। ई कंटेंट्स अवेलेबल होगा, उससे आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बेसिक्स बताए हैं इनको अच्छे से लर्न कीजिए। नोट्स बनाइए, क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।